जय हिंद। इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर था अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास इतिहास। इसके जो है पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो हम सभी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और पिछली वीडियो में हम सभी पढ़ चुके हैं अर्थव्यवस्था के जो विकास के लिए जो दो सबसे बड़ी स्तंभ होता है। पहला हम सभी देख चुके हैं आर्थिक विकास। अब यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था का जो दूसरा यहाँ पर बोल सकते हैं स्तंभ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है तो मौद्रिक विकास। इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखेंगे तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर समझते हैं मौद्रिक विकास में कुछ चीज़ समझते हैं। अभी जो हमारा कौन सी सदी चल रहा है आप सभी को पता है, ये हमारा 21वीं सदी चल रहा है। और मनुष्य के अंदर जो भी अभी बहुत सारे सुख सुविधा मिले हैं, जैसे देख लीजिए पढ़ने के लिए फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चीज़ हमारे पास जो सुख सुविधा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते सब समझते हैं। अभी जो हमारा कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पैसे से खरीद लेते हैं। लेकिन पहले जो यहाँ पर जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय क्या होता था वस्तु किसी को अगर कोई वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसको वो वस्तु दे के वो वस्तु फिर अपने अंदर लेते थे। आगे देखेंगे अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। और उस व्यवस्था को हम सभी किस नाम से जानते हैं अर्थव्यवस्था के अनुसार, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पर हम सभी याद रखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो वस्तु के बदले वस्तु को देना हम बोल सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। जब पैसा का आविष्कार बहुत समय पहले नहीं था तो उस समय क्या होता था, लोग जो है जो भी वस्तु होता था, किसी को मान लीजिए गेहूं की आवश्यकता है तो गेहूं लेकर, अगर किसी को चावल की आवश्यकता होती है तो दोनों में क्या हो जाता है तो बदला बदली हो जाता है। तो इसी प्रणाली को हम सभी वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, क्योंकि उस समय मनुष्य की जो है संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी। और वह अवस्था जो है व्यक्ति का क्या होता था, आर्थिक की जो है प्रारंभिक अवस्था मानी जाती थी। क्योंकि देखेंगे उस समय जो है मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी के समय देखेंगे जिस प्रकार जो है मनुष्य की जनसंख्या बहुत सारे हैं, तो उस पहले जो उस समय में वैसी जनसंख्या नहीं थी। और वहाँ ना ही जो है ज़्यादा लोगों को जो है कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती थी। इसीलिए वस्तुओं के लेन देन या आदान प्रदान की उस आवश्यकता को पूर्ति की जा सकती थी। पहले देखेंगे ना ही उतनी जनसंख्या थी, ना ही उतनी जो है लोगों के अंदर आवश्यकता थी। तो क्या होता था वस्तु विनिमय जो प्रणाली चल रहा था वो जो है लोगों के अंदर जो है पूरा हो पाता था, उससे जो है पूर्ति हो पाता था। बाकी आगे देखेंगे लेकिन बाद में लोगों की जो भी आवश्यकता बढ़ती चली गई, उनकी संख्या बढ़ने के कारण छोटे से छोटे कस्बे से बढ़कर बड़े बड़े गांव एक क्षेत्र मनुष्य को एक फैलाव होने लगा। बाद में देखेंगे आवश्यकता जो है मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई और मनुष्य के अंदर जो भी आवश्यकता होती है उसकी जनसंख्या भी बढ़ने लगे। अब देखेंगे छोटे से छोटे कस्बे से लेकर सभी जो है बड़े गांव के क्षेत्र मनुष्य का जो है धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले छोटा कस्बा था, फिर छोटे से बोल सकते हैं यहाँ पर एक गाँव हो गया, फिर गाँव से देखेंगे तो धीरे धीरे इस तरह जो है जनसंख्या बढ़ते गया, उसके अनुसार मनुष्य का जो है फैलाव भी धीरे धीरे बढ़ते गया। इस स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय की एक सामान्य इकाई मुद्रा मनी का प्रादुर्भाव हुआ। और धीरे धीरे देखेंगे तो इसी स्थिति के अनुसार मनुष्य के सोच के आधार पर मनुष्य जो है कुछ सोचा होगा, उसके आधार पर जो है विनिमय की एक सामान्य इकाई, पहले जो विनिमय प्रणाली चलता था उसके एक जो सामान्य इकाई के रूप में उभर कर आया था मुद्रा, जिसे मनी के नाम से जानते हैं, इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ। आगे देखेंगे जब अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा द्वारा जो है विनिमय एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। पहले क्या होता था वस्तु के वस्तु भी होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं तो वहाँ पर हम वस्तु लेने के बाद उसको जो है मुद्रा दे देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं, यानी एक्सचेंज बोलते हैं। दूर दराज क्षेत्र में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज अन्य वस्तुओं का बंडल ले जाना की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा का एक सामान्य क्रय विक्रय का साधन कार्य होने लगा। और पहले के समय में क्या होता था, कोई भी हमें जो है चीज़ लेना है, कोई भी सामान कोई भी वस्तु लेना होता था तो हमें जो है ले जाने का भी खर्चा, फिर लाने का खर्चा, फिर उसको दे के फिर जो उसके बदले में लेते थे। लेकिन अभी देखेंगे तो अब दूर दराज क्षेत्रों में भी जो है इसकी आवश्यकता के लिए जो है अनाज का बंडल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप देखेंगे तो उसके जगह जो एक मुद्रा सामान्य हो गया, जो अगर कोई भी सामान खरीदना भी होगा तो उसके लिए हम मुद्रा ले लेंगे, और कोई सामान बेचना है तो उसके जगह हमें जो है मुद्रा मिल गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है, तो मुद्रा की ये सभी आवश्यकता है।
आगे देखेंगे आवश्यकता के विकास से इस काल में व्यक्ति के समूह का शासन करने के लिए सरकार यानी गवर्नमेंट का अद्भुत सरकार की जो है स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा चलने का लगा है। और यहाँ पर देखेंगे तो सरकार की व्यवस्था से सरकार के द्वारा जो है यहाँ उसकी स्वीकृति और साथ में जनता जो है पैसे पर विश्वास करके जो है मुद्रा अभी क्या होने लगा तो बहुत अधिक मात्रा में चलने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग भी मुद्रा में हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस होने लगा। अब अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ देखेंगे तो अब लोग जो है मुद्रा भी हल्की चीज क्या महसूस होने लगा। आगे हमारा है फलतः देश की सरकार का अधिपय से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा अब भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण यानी जो है ट्रांसफर किया जाने लगा है। हमें चेक कहते हैं। सभी देश है वो सभी अपना क्या किया बैंक का निर्माण किया अपना। उससे क्या होता था अब ये हमारा जो ये मान लीजिए यहाँ पर 10,000 पैसा है और किसी जगह भेजना है तो उस बैंक के माध्यम से ट्रांसफर के माध्यम से जो उस जगह हम क्या करते भेज सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं तो चेक के नाम से जानते हैं। इसे एक व्यक्ति या संस्था द्वारा व्यक्ति या संस्थान के नाम से जारी करता है और सरकारी अधिकार से स्थापित बैंकों द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा चेक होता है ये किसी व्यक्ति का होता है या किसी संस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति या संस्था का क्या किया जाता है नाम से जारी कर दिया जाता है और सरकार जो अधिकार जो स्थापित जो बैंक है उसको क्या कर देता है पैसे का आदान प्रदान कर देता है, यानी जो चेक देता है उसके बदले में जो उनको पैसा मिल जाता है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन द्वारा होने लगा जिसे कंप्यूटर कहते हैं। और आज के युग में देखेंगे वर्तमान समय में मानवीय जो भी मस्तिष्क का जो है मानव का जो मस्तिष्क पहले काम होता है उसका सारा लगभग कार्य जो है एक मशीन द्वारा होने लगा है। उस मशीन का क्या बोलते हैं तो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। पहले के समय में देखेंगे तो कंप्यूटर भी जो है बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन अभी देखेंगे तो कंप्यूटर जो है छोटा हो गया, उससे छोटा और लैपटॉप हो गया। यहाँ पर लैपटॉप से भी छोटा चीज हो गया फोन, पहले लैपटॉप फिर फोन, इस तरह जो है छोटा छोटा होते जा रहा है। यह मशीन मानव द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। और यह देखेंगे तो इस मशीन बोल सकते हैं मनुष्य का जो है आविष्कार किया हुआ है। देखेंगे इसका परिणाम देखेंगे तो मनुष्य से भी ज्यादा अब जो है स्मरण शक्ति यानी जो उसके अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होता है कोई भी चीज को रखने के लिए तो ये हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन है जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। और यह मशीन देखेंगे तो किससे चलता है तो बिजली से चलता है। उस मशीन का क्या नाम है तो इसे हम कंप्यूटर बोलते हैं। वह बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे का आदान प्रदान भी सहयोग कर देते हैं और अपनी देखेंगे तो बहुत ही जो स्मरण शक्ति बोल सकते हैं इसके बल पर जो क्या करते हैं पैसे को आदान इधर से उधर से इधर कर देते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं। कंप्यूटर कैसे होता है आप सभी जानते होंगे, नहीं देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र 1.1 में। आजकल कंप्यूटर सूचना शिक्षा एवं ज्ञान का सर्व जो है सुलभ साधन हो गया है। प्रयोग वैज्ञानिक आविष्कार के कारण जहाँ पहले बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था अब यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे छोटे हो जाते जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है आजकल जो कंप्यूटर है सूचना बोल सकते हैं, जो भी सूचना होता है इन्फॉर्मेशन इसमें सहायता करता है। एजुकेशन लाइन में इसका बहुत ज़्यादा शिक्षा के रूप में जो है इसका बहुत ज़्यादा काम होता है एवं ज्ञान का सुलभ साधन हो चुका है। तो लैपटॉप की काफ़ी प्रचलन में है, मोबाइल भी कंप्यूटर का यंत्र काम करते हैं। ये सभी लोग बढ़ती आवश्यकता और वैज्ञानिक आविष्कार का कारण जो है ऐसा संभव हो पाया। तो पहले ही बता चुके हैं पहले जो है कंप्यूटर बहुत बड़ा बड़ा होता था, अब उससे बदले जो है कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद जो फिर लैपटॉप आया, फिर लैपटॉप से धीरे धीरे जो है यहाँ पर क्या होना है अब मोबाइल भी जो है कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। बहुत छोटा फोन होता है उसमें भी सब चीज़ होता है। तो ये सभी देखेंगे तो मनुष्य की जो है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती के कारण हुआ है और मनुष्य की आवश्यकता जो है धीरे धीरे बढ़ते के कारण ही जो है ऐसा ये तक अभी तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर देख सकते हैं, ये हमारा जो है मॉनिटर है। साइड में देखेंगे तो इस साइड हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है, इसके साइड में हमारा सीपीयू है। तो इस तरह इसी प्रकार जो हमारा क्या होता है तो कंप्यूटर होता है। आगे देखेंगे आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यंत्रिका चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। और अभी के समय में देखेंगे तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो चलन है प्लास्टिक मुद्रा बोल सकते हैं, जो कि उसमें छोटे छोटे जो अंक अंकित किए जाते हैं उसी के माध्यम से जो है क्या हो रहा है पैसा का आदान प्रदान किया जा रहा है, साथ में निकाला भी जाता है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसा लेन देन कर सकते हैं और बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। और यहाँ पर समझेंगे एक व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना जो है विलंब के साथ बैंक के माध्यम से क्या कर सकते हैं पैसा को लेन देन कर सकते हैं और इस प्रणाली को क्या बोला जाता है तो कोर बैंक प्रणाली बोलते हैं। इस तरह व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिक संकेत
यानी किसी भी बैंक के चिन्हित स्थान या किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। और इस मशीन द्वारा देखेंगे, इस यांत्रिक प्लास्टिक द्वारा देखेंगे तो यांत्रिक जो संकेत है इसके सहायता से जो है किसी भी बैंक किसी स्थान और किसी समय पर जो हम क्या कर सकते हैं, तो प्लास्टिक मुद्रा से ये जो हमारा प्लास्टिक कवर होता है इससे पैसा निकाल सकते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है बिजली संचालित कंप्यूटर द्वारा होती है और बैंक जिस चिन्हित स्थान पर है वो पैसा निकालने की सुविधा होती है उसे एटीएम, यानी एटीएम को पूरा नाम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी जो प्रक्रिया चलती है सभी हमारा बिजली से द्वारा संचालित कंप्यूटर द्वारा होती है। बैंक का जो है एक स्थान फिक्स कर दिया जाता है, एक चिन्हित स्थान होता है जिससे जो है लोग वहाँ जाके जो है पैसा निकालती है, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो एटीएम सुविधा के नाम से जानते हैं। इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले से वस्तु विनिमय के युग में इस्तेमाल ने मुद्रा को युग में प्रवेश किया है और आजकल बैंकिंग प्रणाली के चेक युग में भी आगे धीरे धीरे जो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ रहा है। तो इस तरह देखेंगे पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली होता था, धीरे धीरे हमारा मुद्रिक प्रणाली हुआ और धीरे धीरे देखेंगे तो अभी एटीएम युग में प्रवेश किए गए। एटीएम के अलावा हमें जो है आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा होती है। इसे ही हम आर्थिक विकास का एक सक्रिय बोलेंगे। आज के समय में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज होता है देखेंगे तो पहला हमारा डेबिट कार्ड जो होता है, जिसमें देखेंगे तो भारत के व्यक्ति जो भी है जिसके पास अगर वो बैंक खुला रहे हैं तो उसको जो है ये हमारा कार्ड मिल जाता है, डेबिट कार्ड। शॉर्ट में से इसे एटीएम बोलते हैं पर इसका नाम एटीएम है, जिससे पैसा जिस मशीन से निकलता है उसका नाम है एटीएम मशीन। बाकी ये जो हमारे पास रहता है, सभी के पास रहता है, वो डेबिट कार्ड होता है। इससे क्या होता है, हमारे बैंक में जो भी पैसा होता है इसे निकाल कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड भी होता है। क्रेडिट कार्ड उस व्यक्ति को मिलता है जो कि उसके पास जो बैंक के पास अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो, अच्छा खासा पैसा निकासी बाहर होता है तो बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको जो है आपके बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी आप जो है वहाँ से पैसा लेना चाहते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको जो है बैंक द्वारा जो है पैसा दे दिया जाता है। तो यही हमारा क्रेडिट कार्ड होता है। आगे यहाँ पर हम समझने वाले हैं मौद्रिक विकास का जो एक संक्षिप्त कहानी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो शॉर्ट में याद रखना है, वस्तु से वस्तु का लेन देन हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा मौद्रिक प्रणाली आई, तो फिर देखेंगे मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय होने लगा। मुद्रा हुआ तो कोई वस्तु को हम क्या करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, जो भी सेवा है उसको खरीदेंगे बेचेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, मौद्रिक प्रणाली हो जाता है। फिर धीरे धीरे हमारा बैंकिंग प्रणाली आए, तो बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होता है। बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली को क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो आप सभी याद रखेंगे। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा जो है विनिमय की क्रिया संपादित होती है, इसे बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आगे हमारा फिर जो है कोर बैंकिंग प्रणाली है। इसके अंतर्गत संकेत में एक व्यक्ति के खाते दूसरे अवस्थित व्यक्ति द्वारा उस बैंक के माध्यम से पैसा जो हस्तांतरण यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो हमारा कोर बैंकिंग प्रणाली यही कहलाता है। फिर आगे देखेंगे धीरे धीरे हमारा एटीएम प्रणाली आया। तो एटीएम ऐसे एक छोटे से प्लास्टिक कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत आधार पर कहीं भी तथा अन्य निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकाल सकते हैं। तो एटीएम प्रणाली जो होता है इसमें क्या होता है, कहीं एक प्लास्टिक कार्ड होता है उसमें जो है कुछ अंक जो है अंकित किए जाता है जो कि हमें दिखता नहीं है, उसके माध्यम से जो पैसा निकालते हैं और पैसा भेजते हैं। आगे फिर देखेंगे हमारा डेबिट कार्ड क्या होता है, तो बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड जिससे द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि से पैसा निकाल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड पूछा जाएगा क्या है, किसे कहते हैं, तो आप सभी बोल सकते हैं बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड जिससे जो अपने बैंक में जो भी जमा राशि है उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। आगे फिर हमारा क्रेडिट कार्ड हो गया। तो क्रेडिट कार्ड देखेंगे तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक कार्ड जिसके आधार पर जो है धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना, ये हमारा क्या हो जाता है, तो क्रेडिट कार्ड। तो बैंक द्वारा जारी किया गया ये भी एक हमारा प्लास्टिक कार्ड है। इस कार्ड के माध्यम से जो है धारक जो है अपने धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु का क्या कर सकते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं। बोल सकते हैं इसके माध्यम से जो है आप सभी यहाँ से जो है लोन के माध्यम में मिल जाता है क्रेडिट कार्ड में पैसा। आगे फिर देखिए लास्ट हमारा यहाँ पर 8 नंबर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीआई डिजिटल भुगतान का एक ऐसा तरीका है जो मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। इस पर आप सुरक्षित तरीके से अपने बिल भुगतान एवं फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी के समय में देखेंगे तो ये जो है धीरे धीरे हमारा देख सकते हैं वस्तु विनिमय से धीरे धीरे भी अभी जो हम देखेंगे तो यूपीआई पर सभी व्यक्ति आ चुके हैं। देखेंगे तो डिजिटल भुगतान में क्या होता है, कोई एक अन्य जैसे प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो चाहे पेफोन पेटीएम इस तरह के जो भी पेमेंट होता है इसके माध्यम से क्या करते हैं किसी को पैसा भेजते हैं निकालते हैं। तो ये हमारा जो वर्तमान के समय में बहुत ज़्यादा यही अभी चल रहा है। यहाँ तक आप सभी समझ चुके हैं, बाकी आगे यहाँ पर समझते हैं सिंह
सनी गांव की एक कहानी है। देखेंगे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंह सनी गांव एक जो है छोटा लड़का छोटू पर अपनी माँ को सब्जी वाले से अनाज बदलते हुए सब्जी लेते हुए देखा था। उसने जब भी अपने छोटी मोटी जरूरत जैसे चीनी, कागज, पेंसिल आदि की आवश्यकता होती है तो अपने माँ से जो है उस गाँव से दुकानदार से एक छोटी मोटी चीज़ को लाने के लिए अनाज देते हैं। छोटू के पिता जब शहर से जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपए लेकर जो है छोटू उसकी माँ को कपड़े आदि लाते हैं। तो समझेंगे तो ये जो छोटू है इसको जो भी छोटी मोटी चीज़ की आवश्यकता हो रही है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दुकानदार से अपना जो कोई भी घर का सामान ले जा रहा है वहाँ से जो सामान लेते आ रहा है। और इनके पापा जो है शहर जाते हैं तो जो अनाज है उसको बेचकर जो है वहाँ से पैसा लाते हैं और इसके बदले जो भी उनको जिस चीज़ कपड़ा आदि की आवश्यकता होती है तो वो खरीदते हैं। छोटू एक संबंधी श्याम कुमार पटना के नौकरी करता था और एक बार होली के छुट्टी में वो अपने घर यहाँ छुट्टी बुलाया था। और यहाँ पर देखेंगे उसके एक रिलेशनशिप बोल सकते हैं जिसका नाम है श्याम, वो जो है पटना में नौकरी करता था। एक बार जो होली की छुट्टियों में वो अपने गांव आया। फिर एक दिन शाम को वह छोटू को लेकर अपने गाड़ी से बाजार घूमने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान में श्याम ने कुछ सामान खरीदा। जब पैसा देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा दुकानदार को दे दिया और कंप्यूटर के माध्यम से पैसा भुगतान हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, छोटू को जो है गाड़ी पर लेकर बाजार गया और बाजार गया तो वहाँ पर जो है गाड़ी में बहुत सारे सामान लिए। उसके बाद जो उन्होंने जो श्याम था क्या किया, एक छोटा सा जो उनको प्लास्टिक कार्ड दे दिया जिसके माध्यम से जो वहाँ पर क्या हो रहा था, पैसा जो इनका था वो कंप्यूटर के माध्यम से चला गया। अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधित श्याम से जिज्ञासा पूर्व जो है पूछा, बिना पैसे से आपने सामान कैसे मिला। श्याम कुछ धीरे से छोटू को समझाया, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेते हुए मुद्रा के पूर्व विनिमय वस्तु स्थिति जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। यहाँ पर श्याम जो है यहाँ पर क्या हो, जिज्ञासा के साथ जो है छोटू श्याम से पूछा, तो आप जो है बिना पैसे दिए सामान कैसे ले लिए। तो आप श्याम जो है धीरे से उनको कान में कह रहा है, तुम्हारे पास जो है तुम्हारे घर पर जो तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह पूर्व के मुद्रा के पूर्व विनिमय की स्थिति है जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। और तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसा लेकर जो शहर के सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है। और तुम्हारे जो पिताजी है आप बाजार से जो अनाज बेचकर जो पैसा लगाते हैं हमारा कौन सी प्रणाली होता है, तो मौद्रिक प्रणाली है। और साथ ही में बताया और आज हम जो प्लास्टिक एक टुकड़े जो अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए वो हमारा कंप्यूटर बैंकिंग प्रणाली है। और यहाँ पर क्या बताया, ये जो हम एक प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से अपने वस्तु की कीमत को भुगतान किए हमारा कंप्यूटराइज बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक द्वारा भी कर सकते हैं अथवा प्लास्टिक कार्ड के टुकड़े जिसे हम लोग क्रेडिट कार्ड या अथवा डेबिट कार्ड का। तो देखिए यहाँ पर आप सभी इस कहानी के माध्यम से समझ गए हैं। यहाँ तक आप सभी इस कहानी को अच्छे से समझ गए हैं। बाकी आगे यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं आर्थिक विकास की माप या जो है सूचकांक। अब देखने वाले हैं अगर आर्थिक विकास हो रही है तो इसकी माप क्या है, तो इसका जो है सूचकांक क्या होता है। सबसे पहले हम सभी देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। अंग्रेजी में से हम नेशनल इनकम बोलते हैं। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश या एक वर्ष में अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं को मौद्रिक योग को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। सामान्य तौर पर जो है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता हुआ देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता हुआ अविकसित देश कहलाता है। तो यहाँ पर समझते हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो देखेंगे एक वर्ष में जो है जितने इस देश में जो उत्पादित जो भी सेवाएं हैं वस्तुएं हैं इस सभी के जो मौद्रिक योग के जो योग होता है इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। शॉर्ट में याद रखना, पूरे देश भर में जो भी हमारा जो उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं जो भी सेवाएं हैं दोनों के योग को हम सभी राष्ट्रीय आय बोलते हैं। आप सभी समझ चुके हैं राष्ट्रीय आय क्या होता है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आमतौर पर जो है राष्ट्रीय आय जिस देश का अधिक होता है वह देश हमारा विकसित देश कहलाता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया, याद रखना आप सभी को जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है। तो आप सभी याद रखेंगे विकसित, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो हमारा अविकसित देश कहलाता है। तो इस तरह आप सभी को याद रखना। आगे देखिए प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम को समझने वाले हैं। तो आर्थिक विकास की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। और ये जो हमारा ये जो आर्थिक विकास था इसको जो है सूचकांक के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्ति की औसत आय
राष्ट्रीय आय के देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है हमारा राष्ट्रीय आय बट्टे में कुल हमारा जनसंख्या। तो यहाँ पर समझते हैं, पहले देखेंगे देश भर में जितना पैसा आया, उसके बाद देखेंगे देश में कुल जितनी जनसंख्या है उससे भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। पूरे देश भर में जितनी इनकम होगा कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगा हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आगे देखेंगे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार देश 2004 में प्रति व्यक्ति आय जो हमारा 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है तो वो हमारा विकसित देश यानी समृद्ध देश कहलाएगा। वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष, इससे कम है तो उनमें जो है निम्न आय वाला देश यानी विकासशील देश कहा जाएगा। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में देखेंगे तो केवल 28 रुपये प्रति वर्ष है। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी किया जाता है WD यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार इन्होंने बताया कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अगर 4,53,000 से अगर ज़्यादा है तो हमारा विकसित देश कहलाएगा, और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अगर 37,000 से कम है तो हमारा विकासशील देश कहलाएगा। तो उस स्थिति में देखेंगे 2004 के समय में तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय उस समय था कितना, तो 28,000, और यहाँ पर कितना बता रहा है अगर विकासशील देश है तो उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, तो 37,000। तो ये हमारा देखेंगे तो भारत जो है क्या हो गया, उससे भी जो है कुछ चयनित राज्यों अध्ययन इससे पता चलता है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो हम देख चुके हैं भारत का जो है प्रति व्यक्ति आय जब इतना है तो बिहार का कितना होगा। तो यहाँ पर एक तरीका दिया गया, इसके माध्यम से समझते हैं। तो 2002 और जो है 2003 के अनुसार देखेंगे प्रति व्यक्ति आय तो पंजाब में सबसे अधिक था, कितना था उस समय, तो 26,000 था। और यहीं पर देखेंगे 2020 और 21 के अनुसार देख लेंगे प्रति व्यक्ति आय आधार पर 2012 और 11 के अनुसार 20-21 का देखेंगे तो 1,11,66,000। साथ ही में देखेंगे केरल का उस समय 2002 से लेकर 2003 तक तो 22,800 था, और साथ में देखेंगे 2020 से 21 के आसपास देखेंगे तो हमारा 1,32,700 था। फिर देखेंगे लास्ट में बिहार का तो उस समय 2003 और 4 में देखेंगे तो हमारा कितना था, तो 5700 रुपया था, और अभी के समय में देखेंगे 2020 और 21 के अनुसार देखेंगे तो हमारा 28,100 जो है 27 रुपया था है। मतलब क्या, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कब, तो 2020-21 में। तो देख लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप सभी जरूर याद रखिए। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि इस 3 राज्यों में केवल प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है तो इन तीनों राज्यों में केरल सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अगर इस तरीका के अनुसार बताया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम बिहार का। फिर आगे देखेंगे माप विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य द्वारा जो है महबूब उल हक जो कि हमारा क्या थे, तो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बताया, इन्होंने ही जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है इसको क्या किया था, तो प्रस्ताव किया था कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इसके विभिन्न देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर की स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आय आधार पर करती है। जहाँ तक कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI के प्रश्न है, इसके 3 सूचक है। अगर यहाँ पर देखना है, अगर किसी देश को देखना है, अगर किसी राज्य को देखते हैं मानव विकास सूचकांक के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर क्या अगर चीज़ को देखा जाएगा तो उस देश को माना जाएगा विकसित या विकासशील। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है सबसे अहम बताया सूचकांक के, पहला हमारा जीवन आशा हो गया, दूसरा हमारा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा जो हमारा जीवन स्तर। यानी पहले नंबर पर ये देखा गया, सबसे पहला हेल्थ के ऊपर देखा गया। यानी मानव विकास सूचकांक के जो 3 स्तर होते हैं किसी भी देश को देखने के लिए, किसी भी राज्य को, तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी राज्य देश का जो है उसका जो है स्वास्थ्य लेवल कैसा है, स्वास्थ्य यानी जीवन ऐसा यानी हेल्थ उस राज्य का कैसा है। फिर दूसरा नंबर पर ये देखा जाता है उस राज्य का जो है एजुकेशन कैसा है, सभी लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े। और तीसरा नंबर देखा जीवन स्तर, यानी लोग के अंदर जो है रोजगार है, रुपए पैसे कमा रहे हैं। तो इसी 3 माध्यम से जो है देखा जाएगा मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार। अगर 3 चीज़ है तो समझा जाएगा वह देश हमारा क्या है, अच्छा है, अगर नहीं है तो राज्य क्या समझा जाएगा, बहुत ही पीछे है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर समझिए एक फॉर्मूला
बोला है एचडीआई के अनुसार जीवन आशा सूचकांक प्लस में शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। तो यहाँ पर ये 3 चीज होता है तभी हमारा एचडीआई का क्या होता है, निर्माण होता है, इसी से पता चल पाएगा। तो एचडीआई 3 सूचकों का औसत होता है। पैमाने के आधार पर देशों की एचडीआई शून्य दर होती है और भारत तथा पड़ोसी देश के 2004 में मानव विकास रिपोर्ट में जो तालिका देखेंगे इसको देखते हैं। 2020 के विभिन्न देशों के एचडीआई को हम देखते हुए 2020 में देख रहे हैं तो सबसे पहले स्थान पर आ रहा है 2020 में स्विट्जरलैंड, जिसका कितना है 0.962 है। यानी देखा जाता है एचडीआई में बताया है डॉक्टर जो महबूब उल हक जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री, यही जो है देखा गया किस तरह जो है किसी राज्य अगर विकसित है तो उनका कितना होना चाहिए एचडीआई मूल्य, और वो सभी देखा जाता है। तो अगर देख लीजिए जिसका अगर 1 होता है तो वो बढ़िया माना जाता है। तो देखिए सबसे पहला स्थान पर हमारा क्या है 2020 के अनुसार 962 बोल सकते हैं। यहाँ पर कितना है तो हमारा कितना हो जाए, स्विट्जरलैंड का पहला है जो कि पहला नंबर पर है। दूसरा देखेंगे नॉर्वे जो देश है इसका कितना है 961 है जो कि 2 नंबर पर है। ऑस्ट्रिया का देखेंगे तो 951 है जो कि हमारा 5 नंबर पर है। श्रीलंका देखेंगे तो 700 हमारा जो है 82 नंबर पर जो कि 73वां नंबर पर है। फिर देखेंगे चीन का तो 700 हमारा 68 नंबर पर देखेंगे जो कि 79 नंबर स्थान पर है। फिर आगे देख लीजिए बांग्लादेश जिसका जो है कितना 661 है, 129वां नंबर पर आता है। फिर लास्ट में देखिएगा हमारा भारत 633 नंबर पर आता है जो कि हमारा 132वां स्थान होता है एचडीआई के मूल्य के अनुसार। फिर लास्ट में देखिएगा तो ये जो पाकिस्तान है इसका सबसे कम है, कितना है 544 है जो कि कितना नंबर पर आता है तो 161 नंबर पर आता है। तो देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो अभी भी जो है भारत क्या है तो बहुत ही पीछे है, 100 जो हमारा 32 नंबर पर है। देखेंगे तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार वो सभी था। आप देखिए चूंकि 2006 में 177 देशों ने जो एचडीआई की गणना की थी, इसमें भारत का एचडीआई मूल्य 0.611 तथा 126 क्रम पर था। इसका मतलब है कि भारत में विकास माध्यम स्तर जो है लिंग विकास सूचकांक के दरों में भारत में 2000 में जो है 105वें क्रम पर है और 2004 में जो 196वें स्थान पर है। और यहाँ पर जो है लिंग जो विकास सूचकांक होता है जेंडर डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है 2002 के अनुसार यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर कितना नंबर पर है तो 105 में, और 2004 में देखा गया तो 96वें नंबर पर आता है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोसी सा छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे और भारत जैसे बड़े राज्य विश्व में इतनी नीचा जो है क्रम में है, किंतु भारत विकास की क्रिया में तेजी से आने का जो है स्थिति अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, सुधर रहा है। आगे यहाँ पर हम सभी देखने वाले हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी। देखेंगे तो मानव विकास की तर्ज पर भारत पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। योजना आयोग द्वारा जो है तैयार की गई इस रिपोर्ट का तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया था। तो क्या तो हमारा जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है इसको जारी किया गया था। रिपोर्ट को जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग का तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्य के लिए योजना आयोग आकर जो है तय करते समय आधार बनाया जाएगा और इस बार पहली मानव विकास रिपोर्ट NHDR 1981, 1999 तथा 2001 तथा राज्य तथा संघीय क्षेत्र एचडीआई के मूल्य का अनुपात लगाया गया। तो यहाँ पर समझेंगे मानव विकास जो रिपोर्ट है उस समय यूएनडीपी जो है किस स्थान पर क्या बता रहा है, 2002 में क्या हुआ उस समय वो सभी बता रहा है यहाँ पर। तो संघीय क्षेत्र हमारा देखेंगे इस रिपोर्ट विकास से विभिन्न दरों में भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर बिहार देखेंगे जो कि हमारा इसका रैंक जो है सबसे नीचा था। तो मानव विकास का जब रिपोर्ट वहाँ पर जारी किया गया था भारत लेवल पर तो यहाँ पर 1981 हो गया, 1900 हमारा 51 हो गया, 2001 के अनुसार देखेंगे तो एचडीआई के अनुसार देखेंगे तो दरों में देखेंगे तो अलग अलग राज्य का अलग अलग था। उस समय देखेंगे तो केरल का सबसे ऊपर रैंक था। बाकी जो हमारा बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, असम हो गया, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, ये सभी जो है रैंक के सबसे नीचे है। तो आप सभी समझना है ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन ए में दे देता है बिहार, बी में देखता है मध्य प्रदेश, सी में देता है हमारा असम। तो आप सभी दे देगा डी में इनमें से सभी। तो याद रखिएगा हमारा जो है बी आई से हमारा बिहार, एम से हमारा मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान और यू से हमारा क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा ये सभी जो राज्य है बीमारू राज्य है। तो आप सभी को आसानी समझ लेना बीमारू का मतलब क्या है। ये सभी जो राज्य है इस राज्य में जो भी लोग होते हैं बीमारू होते हैं, बीमार होते हैं, तो आसानी समझना है। ये सभी जो हमारा जो मानव विकास रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी किया है एचडीआर के अनुसार यहाँ पर क्या हो रहा है तो मान सकते हैं ये सबसे जो है नीचे लेवल का ये सभी राज्य आता है रैंक के माध्यम से। आगे देखेंगे हमारा जो निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन जो है पॉवर्टी इंडेक्स निर्धनता के प्रांगत निर्धन अनुपात
देखेंगे तो काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि ऐसे मानव निर्धनता सूचकांक HPI जो कि कमी है, और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। और यहाँ पर जो है क्या हुआ, तो धीरे धीरे जो है इन सभी राज्यों में क्या हुआ, तो जो है कमी हुआ, और बिहार जो हमारा है, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में जो है मामूली कमी आया। आगे यहाँ पर देख लेते हैं उपभोक्ता व्यय क्या होता है। तो आर्थिक विकास का सूचकांक मानते हुए अपने देश में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यह बताया कि विगत कुछ वर्षों में देश के ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता और कमी आई है, और शहरी जो क्षेत्र में इसकी काफ़ी वृद्धि हुई। यानी जो उपभोक्ता व्यय क्या बोलते हैं, उपभोक्ता व्यय जो आर्थिक विकास सूचकांक मानते हैं, और देश में पहली बार जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया था, बताया गया था कुछ विगत वर्षों में। तो जो भी हमारा जो देश में ग्रामीण वाला इलाका है, इसका जो व्यय दर है वहाँ पर क्या हो रहा है, कम हुआ है, बाकी जो शहरी जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हुआ है। यहाँ पर समझ लेते हैं आधारिक संरचना क्या होता है। अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो कि देश आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हुए सभी तत्व जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बैंकिंग हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश का आर्थिक विकास के आधार पर उन देशों को आधारिक संरचना यानी आधारभूत ढांचा कहा जाता है। तो देखेंगे जब भी आधारभूत संरचना की बात होगा तो यहाँ पर ये सभी तत्व माना जाएगा। जैसे जैसे देखिए बिजली हो गया, दूसरा परिवहन, संचार देखा जाएगा, बैंकिंग देखा जाएगा, स्कूल, कॉलेज, ये सभी अगर ठीक है तो आर्थिक विकास के आधार पर देश हमारा जो है इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना जो है सही है। किसी देश के आर्थिक विकास के आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत संरचना यानी ढांचा जितनी अधिक विकसित होगी वो देश उतना ही ज़्यादा जो हमारा क्या होगा, विकसित होगा। तो यही जो हमारा यहाँ पर ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। अगर जिस देश का ज़्यादा होगा तो विकसित, अगर कम है तो हमारा विकसित नहीं के अंतर्गत आएगा। हमारा जो बिहार के विकास की स्थिति के बारे में जो है पार्ट 3 वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी जो है पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। आपके पूरे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी बिल्कुल फ्री इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। बाकी PDF वगैरह के लिए आप सभी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आप सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी जो है जो भी पढ़ा है उसको जो अपने बुक में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए। चाहिए।